मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी की पहली रात मेरे सास ससुर ने मुझे कहा कि बेटी अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन भाग जा, लेकिन मैं तो अपने शौहर से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने ये बात अपने शौहर को बता दी। अगले दिन सुबह जब उठी तो मेरे सास ससुर घर पर ना थे। शौहर से पूछा तो कहने लगे अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं जब सास ससुर के कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी टांगे कांप गई। अंदर तो मेरा नाम मिसबा है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी की जरूरत पेश आई। क्योंकि मेरी तालीम अच्छी थी इसलिए मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बहुत मेहनत से पूरा भी किया था। हम लोग गरीब लोग थे। खानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया था। इसकी वजह ये थी कि मेरे बाबा पढ़ाई के मामले में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों की तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा इसकी हिमायत करते थे कि लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए। इनकी यही बात और यही सोच मेरे लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद साबित हुई थी कि इन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से दूर नहीं रोका था। जबकि हमारे रिश्तेदारों का ये कहना होता था लड़की को पढ़ाकर इन्होंने क्या करना है, फजूल में अपना पैसा जाया कर रही हैं। एक ना एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अगले घर चले जाना है, ऐसे में इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। मेरी खाला का तो अब्बा को हमेशा से यही मशवरा होता था कि वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दे, लेकिन मुझे अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी और इससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकती थी। हम 2 बहन भाई थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरा भाई मुझसे काफी साल छोटा था। वो स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे अब्बा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं इनका सहारा बनना चाहती थी। भाई अभी छोटा था इसलिए वो बाबा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया था कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं होगा मैं अपने अब्बा का हाथ बटाऊंगी और इस घर को चलाने में इनकी मदद करूंगी। क्योंकि मेरा अब्बा ने हमेशा से बहुत मेहनत की थी। इनकी मेहनत किसी से छुपी नहीं थी। वो ना दिन देखते थे और ना रात देखते थे और हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। इन्होंने बहुत मेहनत से हक हलाल की रोजी कमा कर हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज्यादा फीस भी अदा करते थे ताकि मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरा शौक पूरा हो जाए। अब्बा ने कभी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि बाद में मैं इनको कमा कर दूं। अब्बा सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। अब्बा अक्सर कहते थे कि वो अपने बच्चों के लिए हर चीज करना चाहते हैं जिसमें हमारी खुशी हो। जिस हद तक इनसे मुमकिन होता था वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते। हमें इनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, जबकि अम्मा भी सारे मामले में इनका भरपूर साथ देती। मेरी अम्मा जहाँ एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई थी वहाँ एक बहुत ही अच्छी बीवी भी साबित हुई थी। वो मेरे अब्बा का हर कदम पर साथ देती। हर मुश्किल और आसानी इन्होंने एक साथ गुजारी थी। यही वजह थी कि इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब माँ मुझसे इसका जिक्र करती मैं सोचती कि काश मेरा हमसफर भी वैसा ही हो जैसे मेरे अब्बा रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाना जानते थे। इन्हें अच्छी तरह से पता था कि किसका इन पर कितना हक है और इन्हें वो हक किस तरह अदा करना है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन फिर जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जिसने सारी जिंदगी सारी चीजें धर्म भरम कर दी। मेरी पढ़ाई जो कि पूरी हो चुकी थी, ऐसे में मेरे अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मैंने भी इनकी इस बात पर ज्यादा एहतजाज नहीं किया था। इनका कहना था कि वो चाहते हैं कि इनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। अपने अब्बा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी, जबकि मैं काम करके इनका हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन इनका कहना था कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ तो इस तरह मैं इनकी मदद कर सकती हूँ कि मैं इन्हें इनका फर्ज अदा करने दूं। अब्बा की तसल्ली और खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी कि इन्होंने सारी जिंदगी मेरी खुशी का ख्याल रखा था। ऐसे में ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं इनकार कर पाती। खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था और अब्बा ने हाँ कर दी थी। मुझे खाला से कोई खास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जबकि ये अब्बा का फैसला था तो मैं खामोश रही थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए हर वो चीज खरीदी कि कोई भी बाप अपनी बेटी को देने का सोचता है और पूरी कोशिश करता है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर बदकिस्मती से शादी के एक हफ्ते पहले ही मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वो अस्पताल में थे, जिसकी वजह से शादी रोकना पड़ी थी। इनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत है। इनकी दोनों टांगे बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इनके इलाज के लिए बहुत रकम चाहिए थी, जबकि हमारे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। ऐसे में मैंने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी जो अब्बा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से मेरे लिए खरीदी थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बाबा की जिंदगी थी और इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। इसलिए सारी कीमत
जो चीजें बेचकर इनका इलाज करवाना शुरू किया था। मेरे अब्बा बिस्तर पर मौजूद थे, जबकि इनका फिर भी यही कहना था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का फर्ज अदा करना चाहते हैं। इन्होंने मेरी खाला से यही कहा था कि वो अपनी बेटे से निकाह पढ़वा कर मुझे अपने घर ले जाएं। खाला को जब इस बात का इल्म हुआ कि मैंने सारा कीमती सामान और जेवर बेच दिया है तो इन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि वो अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं जानती थी कि क्या वजह थी, कि वो इनकार क्यों कर रही हैं। इनको मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इन्हें बस पैसों और चीजों में दिलचस्पी थी जो अब्बा मुझे शादी के वक्त देने वाले थे। और जब इनको मालूम हुआ कि वो सारी चीजें मैंने अब्बा की इलाज के लिए बेच दी हैं तो अब शादी का कोई मकसद और कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। शुरू में तो खाला अब्बा को टालती रही कि वो अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घराने में कर दी थी। ऐसे में हमारे घर के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और खराब होने लगे थे और अब्बा के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत थी। अब मुझे नौकरी करनी थी, इसकी जरूरत भी थी और मेरे पास नौकरी करने की वजह भी थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। नौकरी मिलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था और किसी अच्छी कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते। अब्बा का इलाज भी चल रहा था। मैं 2 साल से दफ्तर में नौकरी कर रही थी। मैं अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करती थी, कभी मेरे काम में कोई गलती ना हुई। मेरे सर मेरे काम से बहुत खुश थे और फिर एक दिन इसने ऐसी बात की जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मेरे मालिक ने मुझे शादी की ऑफर की, साथ ये भी कहा कि वो मेरे अब्बा की सारी जिम्मेदारी और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। मुझे और क्या चाहिए था। ये सारी बातें सुनते ही मैं तो फौरन मान गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अम्मा से भी इस बारे में मशवरा किया तो इन्होंने भी यही कहा मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, क्योंकि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसमें हमारे सारे खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। ऐसे में मैं दूसरी कोई और नौकरी कर नहीं सकती थी, तो एक साथ 2 नौकरियां करना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे मालिक ने मुझसे तो ये कहा था कि मेरे अब्बा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का सारा खर्चा उठाएंगे। ऐसे में मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत जल्द ही शादी करके मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। मैंने यही सोचा था कि मैं इनके दफ्तर में वैसे ही काम करती रहूंगी ताकि इनको ये ना लगे कि शायद मैंने इनके पैसे की खातिर इनसे शादी की है। मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपनी अम्मा अब्बा और भाई का खर्चा खुद उठा सकूं। वो मुझे अपने घर ले आए थे। इनका घर बहुत बड़ा और हसीन था। मैं तो इसको देखकर हैरान रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैंने अपने घर अपने हालात की मजबूरी से तंग आकर शादी की थी और कुछ मैं अपनी खाला को दिखाना चाहती थी कि अगर इन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता नहीं लिया तो मैंने भी इनके बेटे से अच्छे इंसान से शादी की थी। इसके मुकाबले में मेरी खाला का घर तो कुछ भी नहीं था। शादी पर हमने इनको बुलाया था, जबकि शादी के वक्त महंगे महंगे तोहफे और मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर वो चौंक गई थी। इस वक्त इनके चेहरे पर जो मैंने नागवारी और जलन देखी थी इससे मुझे बहुत सुकून मिल गया था। इन्होंने मुश्किल हालात में मेरा साथ छोड़ा था। आज इनसे बेहतर घराने में मेरी शादी हो गई थी। खाला तो देखती रह गई। इनको यकीन नहीं था कि मेरा कभी इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है। जिस वक्त इन्होंने मेरा रिश्ता ठुकराया था, जब इनको ये बात पता चली थी कि मैं नौकरी करने लगी हूँ, तो उसी वक्त वो पछताने लगी थी कि अगर मैं रिश्ता ले लेती तो आज इनके घर के हालात भी बदल जाते और मैं इनको कमा कर देती। ऐसे में इन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया था वो लोग थोड़े से अमीर तो थे, लेकिन उतना ही इनका गरूर और तकब्बुर था। शादी के 2 महीने में ही इन्होंने मेरी खाला को दिन में तारे दिखा दिए थे। इनको इनकी औकात याद आ रही थी। इनकी बहू सुनने में आता था कि आए दिन खाला की बेइज्जती करती थी। और फिर अपनी शादी से 2 दिन पहले मुझे ये खबर मिली कि वो अपने शौहर को लेकर अपने घर रहने लगी है, जबकि मेरी खाला पैसे की लालच में बेटे से भी हाथ धो बैठी थी। मेरी शादी को कुछ दिन गुजरे थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी काफी फिक्र करता था। मैं इस बात से मुतमईन थी कि हम सब लोगों को किसी का सहारा मिल गया था। मेरे बाबा का अच्छे अस्पताल में इलाज शुरू हुआ था, जिससे उम्मीद की किरण नजर आई थी कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। और फिर जब अब्बा अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मुझे अपने शौहर का एहसान लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे अब्बा मेरी माँ और भाई के अखराजात अच्छी तरह से उठा सकते थे। मेरे अब्बा बहुत खुददार थे। इन्होंने आज तक कभी किसी से माली मदद नहीं ली थी। वो बहुत मेहनत करते थे, वो सब काम करते थे। इन्होंने आज तक ना किसी से कर्ज लिया था और अगर कभी जरूरत पड़ने पर ले लेते तो कुछ अरसे में वो वापस
कर देते। यही वजह थी कि सब लोग इनकी इस मामले में बहुत तारीफ करते कि मेरे अब्बा एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान है। शुरू में तो इनके दोस्त और मोहल्लेदारों ने भी बहुत मदद की थी, लेकिन वो गरीब लोग थे, ज्यादा मदद ना कर पाए। मेरे अब्बा को अच्छे इलाज की जरूरत थी, अच्छे इलाज के लिए अच्छे पैसों की जरूरत थी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं थे। ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी अपने मालिक से शादी करके इसका एहसान लेना पड़ा था। लेकिन आज तक इसने कभी भी मुझे पर एहसान न जताया, ना ही इस बात को जाहिर किया कि वो हम सबके खर्चे उठा रहे हैं। मैंने इनके जैसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जहाँ पर अपने बहुत करीबी रिश्तेदार बदल जाते हैं, जैसा कि मेरी खाला, वहाँ पर कोई बेगाना कब आपकी मदद करता है, आपको सहारा देता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा हो तो हम उस इंसान को फरिश्ता मानने लगते हैं। मैं भी अपने शौहर को फरिश्ता समझने लगी थी और दिल से इसकी इज्जत किया करती थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि जिंदगी में सारे दुख खत्म हो गए हैं, पहले की तरह पुरसकून और मुतमईन हो गई हूँ। ये सारी सोच ही रही थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सास ने मुझे ये कहना शुरू किया कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। इनके इस तरह कहने पर मैं काफी हैरान होती। वो ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। बहुत कम हुआ कि अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में दिखाई देती। मैं जब भी इनके सामने जाती तो मुझे ये बात कहती कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। जहाँ इनकी ये बात मुझे परेशान करती थी, वहीं पर मुझे खौफ में मुब्तला भी करती कि मेरे शौहर की माँ मुझे इस तरह क्यों कहती थी। जब मैं इस बारे में कुछ पूछती तो वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती और मुझसे यही कहती कि इन्होंने जो कुछ मुझसे कहा है मैं वही करूं। जबकि एक चीज घर में होते हुए जो मैंने देखी थी वो ये थी कि घर के मुलाजिम अपने काम से काम रखते थे। मैं जब भी इनसे कुछ भी पूछती तो मुझे किसी बात का जवाब ना देते, काम के अलावा मुझसे कोई बात ना करते। मैं घर के बारे में या फिर अपनी सास के बारे में कुछ भी इनसे पूछती तो यही कहते थे कि इन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, वो यहाँ पर नहीं है। इन सारी बातों में एक और बात जो हैरान करने वाली थी वो ये थी कि मेरा शौहर जो मुझसे मोहब्बत करता था वो इतना हमदर्द इंसान था कि मेरे घर वालों की फिक्र भी इससे थी, लेकिन अपनी माँ से बहुत दूर था। वो कभी भी दफ्तर से आकर अपनी माँ से मिलने कमरे में नहीं जाता था और ना ही कभी इसने अपनी माँ का जिक्र मेरे सामने किया था। ऐसा लगता था जैसे वो इस चीज से वाकिफ ही नहीं, इसकी माँ इस घर में मौजूद है। ना वो दोनों कभी आपस में मिलते थे और ना ही बात करते थे। ऐसे कैसे मुमकिन था कि घर में सिर्फ दो लोग मौजूद हैं और वो दोनों भी एक दूसरे से इतने दूर हैं। ये बात काफी हैरान करने वाली थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है, और वो भी इस जैसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो और जो इंसान नरम दिल रखता हो कि इससे दूसरों की तकलीफ पर भी दुख हो, वो कैसे अपनी ही माँ को इस तरह नजरअंदाज कर सकता था। सारी चीजें देखने के बाद भी मैंने अपने शौहर से कोई बात ना की थी। मुझे डर था कि कहीं इससे मेरी कोई बात पूरी ना लग जाए, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं इन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। इसके मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत एहसानात थे। ऐसे में मैं किसी मामले में दखल अंदाजी ना करती और अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी ये इसका और इसकी माँ का मामला था। मैंने यही सोचा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मौका देकर इस बारे में बात करूंगी कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी। लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ नया कह देती थी, कुछ ऐसा जिससे मैं परेशान हो जाती। इनकी बातों के साथ साथ मेरी बहुत सारी कीमती चीजें भी मेरे कमरे से गायब होने लगी थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद इस घर में वाकई में कोई चीज मौजूद है। शायद इसी वजह से मेरी सास मुझे ये कहती है कि मैं इस घर से भाग जाऊं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि क्या इस घर में वाकई में कोई साया वगैरह था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरी चीज मेरे कमरे से गायब हो जाती, जबकि इस कमरे की सफाई मैं खुद करती थी और कोई मुलाजिम मेरे कमरे में बिना इजाजत दाखिल न होता। वैसे भी मुलाजिम इतनी बड़ी हरकत कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुम होने वाली चीजें कोई आम ना थी। एक दो चीजें गुम होने पर तो मैंने कुछ ना किया, लेकिन जब ये सिलसिला ना रुका तो मैंने घर के सारे मुलाजमीन को इकट्ठा करके पूछा था, लेकिन मुझे कुछ हासिल ना हुआ था। मेरी सास मेरे शौहर के दफ्तर जाने के फौरन बाद अपने कमरे से निकलती और मुझे यही कहती कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो इस घर से फौरन चली जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो ये भी कहती कि यहाँ रहकर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगी। इस घर से जल्द जान छुड़ाकर भाग जाओ। कुछ दिनों से तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जबकि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी हैं, ऐसे में इनका कोई ना कोई हल तलाश करना जरूरी हो गया था। मैं अपनी परेशानी खत्म करना चाहती थी और ये एक ही तरीके से हो सकती थी कि मैं अपने शौहर से बात करूं, इस बात की हकीकत को जान सकूं। जबकि मेरी सास से पूछने पर वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया था और इसके आने का इंतजार करने लगी। इनके आते ही मैंने मौका देखकर ये बात
बात इनसे की थी, सारी बात इनको बता दी कि किस तरह कुछ दिनों से इनकी माँ की बातें मुझे परेशान कर रही थी। इसके पीछे क्या वजह थी मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई वजह थी तो वो मुझे साफ साफ बता दे, जबकि इनका कहना होता कि ऐसा कुछ नहीं है और इस वक्त मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मजीद इस बारे में मुझसे कोई बात ना की और सोने के लिए लेट गया। जब मैं उठी तो मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद ना थी। जब मैंने अपने शौहर से इस बारे में पूछा तो इसका कहना था कि अपने रिश्तेदारों के घर चली गई हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगी। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो इस तरह अचानक कैसे अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। आज से पहले तो वो कभी नहीं जाती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ था जो इस घर में ठीक नहीं था, जो मुझे नहीं मालूम था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं अपने शौहर के जाने का इंतजार करने लगी। इसके घर से जाते ही मैं अपनी सास के कमरे में गई और जाकर इसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे ही बेड की चादर हटाई तो मेरी जान निकल गई कि नीचे से मेरा वही हीरो वाला सेट निकला था जो शादी के मौके पर मेरे शौहर ने मुझे दिया था और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे कमरे से गायब हो गया था। मुझे मिला ना था। मैं इस बात पर हैरान थी कि ये मेरी सास के कमरे में कैसे आया और ये सेट इनके बेड के नीचे क्या कर रहा था। तो क्या ये इन्होंने चुराया था? लेकिन वैसा क्यों करेंगी जबकि वो खुद इस घर की मालकिन है। मुझसे ज्यादा तो इनका इस घर पर हक था। वो तो इतने सालों से इस घर में रह रही थी। इनके पास इस तरह के बहुत सारे सेट मौजूद होंगे। इन्हें क्या जरूरत थी कि वो मेरा सेट चोरी करती? हो सकता था कि शायद किसी मुलाजिम ने यह हरकत की हो, लेकिन अगर किसी मुलाजिम ने हरकत की भी थी तो वो इससे चोरी करके अपने साथ ले जाता। इसने इस कमरे में क्यों रखा था? मैंने इस सेट को वहां से उठाया था और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी और बहुत सारी चीजें मिली। इनमें सारी मेरी ही चीजें थी जो शादी के बाद गुम हो गई थी। मैं तो ये समझ रही थी कि वो सारी चीजें शायद इस वजह से गुम हो रही हैं कि इस घर में कोई साया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी चीजें मेरी सास के कमरे में मौजूद थी। तो क्या चोर मेरी सास थी जो चोरी करके सारा सामान यहाँ रखती थी? लेकिन वैसा क्यों करेंगी? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई? ये दो बातें मुझे मुसलसल परेशान किए जा रही थी। घर की मुलाजमा से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह ही सुबह घर से चली गई हैं। कहाँ गई हैं और क्यों गई ये किसी को मालूम नहीं था। कि मेरा शौहर का ये कहना था कि वो अपने रिश्तेदार के घर गई है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दफ्तर में काम करती थी। उस वक्त मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी, ना ही ऐसा कोई इरादा था। उस वक्त इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। फिर अचानक से इनकी माँ की करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गई थी? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे या मेरी सास ठीक कह रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं? क्या वाकई इस घर में कोई गड़बड़ थी और इसी वजह से मेरे शौहर ने मेरी सास को इस घर से भेज दिया था ताकि वो मुझे सब सच ना बता दे? वो सारी चीजें मैं अपने कमरे में ले आई थी। जो भी था मैं इस बारे में खुलकर अपने शौहर से बात करना चाहती थी। वो सारी हकीकत जानना चाहती थी कि आखिर इनकी माँ के बीच ऐसा क्या था जो मुझे पता नहीं था। इस घर में क्या हो रहा था? पहले मेरी जब भी कोई चीज गुम होती तो मेरे शौहर में हमेशा यही कहते कि वो मुझे नहीं ला देंगे, मुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ गई है, जबकि वो सारी चीजें मुझे अपनी सास के कमरे से मिली थी। मैं इन सब चीजों को उठाकर अपने कमरे में ले आई थी ताकि मैं अपने शौहर को दिखा सकूं और इनसे पूछ सकूं कि इनकी माँ ने ऐसा क्यों किया था, कि वो इस शादी से खुश नहीं थी या कोई और वजह थी। जो भी थी सच सामने आने वाला था और मैंने भी सच जाने बगैर इस घर में नहीं रहना था। मेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। ये कोई आम बात नहीं थी जिसे मैं मामूली समझ के नजरअंदाज कर देती। अगर कोई मुलाजिम इस किस्म की हरकत करता तो समझ में आता, लेकिन घर की मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी? जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह थी। मेरा शौहर सब कुछ अच्छी तरह से जानता था, लेकिन शायद मुझे बताना नहीं चाहता था। मुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, जबकि हम किसी इंसान को सच्चाई से जितना दूर रखने की कोशिश करते हैं वो इंसान उसका उतना ही पीछा करता है और एक दिन सारी हकीकत जानकर ही दम लेता है। मैं कभी भी बुज़दिल नहीं थी। मैंने हमेशा बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था, कभी भी डर कर पीछे नहीं हटी थी और आज भी इससे पीछे नहीं हट सकती थी कि अगर इस राज के जानने की कीमत मुझे ये अदा करनी पड़े कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ता तो मैं ये भी अदा करने को तैयार थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने शौहर की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, मुझे इज्जत दी थी, मान दिया था, और दूसरा इसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरे घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात को छुपाकर खामोशी से मैं नहीं रह सकती थी। मुझे अपने शौहर के आने का इंतजार था। इसके आते साथ ही मैंने वो सारी चीजें इसके आगे रखी। इससे पूछने लगी थी कि ये सब क्या था। वो सारी चीजें देखकर खामोश हो गया और मैंने कहा कि इस बारे में पहले
पहले से जानता था कि ये सब कुछ इसकी माँ ने किया है, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया। इसकी माँ ऐसा क्यों करती थी? इसने मुझसे ये सच छुपाया कि मेरी जो भी कीमती चीज गायब होती थी, इन सब के पीछे इसकी अपनी माँ थी, जबकि इन्हें इस चीज की क्या जरूरत पेश आई थी। वो घर की मालकिन थी, इसके पास तो इससे ज्यादा महंगी चीजें मौजूद होंगी, तो फिर इन मामूली सी चीजों की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मेरे शौहर ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था कि इसकी माँ अपनी रिश्तेदार के घर गई थी, जबकि इसका तो कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। मेरे शौहर का कहना था कि वो ये सब कुछ मुझे कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी हो गई है। अब इसने मुझे पूरा सच बताया था। वो औरत जो इस घर में मौजूद थी वो इसकी माँ नहीं थी, बल्कि वो इनके अब्बा की दूसरी बीवी थी। इनकी असली माँ तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गई थी, जबकि वो औरत इनके अब्बा के दफ्तर में काम करती थी और इनकी एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत की खातिर लालच में आकर इनके अब्बा से शादी की थी। इसके अब्बा के मुकाबले में वो उम्र में छोटी थी। इनके बाबा जो कि एक बेटे के बाप थे, ऐसे में वो औरत कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी, और इसी वजह से इसने इनके अब्बा को यानी कि अपने मालिक को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और शादी पर रजामंद कर लिया। जबकि मेरे ससुर को भी लगता था कि इस घर को एक औरत की जरूरत है और इस 10 साल के बच्चे को एक माँ की जरूरत है। मेरा शौहर इस वक्त 10 साल का था जब इसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी और इस औरत को घर ले आए थे। इसे इस औरत से कोई जाती मसला हरगिज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी असलियत खुल गई थी और वो बहुत ही चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। इसने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी और इस घर में आने के लिए मेरे ससुर को तो वो किसी खाते में ना लाती थी। इनके सामने इनकी तारीफें करती और फिर बाद में अपनी दोस्तों में बैठकर इनकी बुराइयां करती, इनको बुरा कहती और साथ ही साथ ये भी कहती कि मैं कहाँ इस बूढ़े से शादी करके फंस गई हूँ। मेरा शौहर उस वक्त 10 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। इसे वो औरत बुरी लगने लगी जो इसके बाप के बारे में ऐसा सोचती थी, इसी के पैसों से ऐश करती थी और इसी को बुरा कहती थी। मेरे शौहर अपने बाबा के सबसे करीब थे, ऐसे में दौलत हासिल करने की जरूरत थी कि पहले इनको इनके बाप से दूर किया जाता, और इस औरत ने ऐसा ही किया था। दोनों बाप बेटों को एक दूसरे से दूर कर दिया और पूरे घर पर खुद हुक्मरानी करती थी। इस घर से कीमती चीजें चुरा कर ले जाया करती, अपने रिश्तेदार के घर और मेरे ससुर के सामने ये कहती कि इनके बेटे ने चोरी करके अपने दोस्तों को दे दी। ऐसे में मेरे शौहर के दिल में इसके लिए नफरत और बढ़ गई थी और वो इसे सख्त नापसंद करने लगे थे। मेरे ससुर की गैर मौजूदगी में वो सारा दिन बाहर घूमती और सारे काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे ससुर ने भी इसे इख्तियार दे रखा था कि वो जो चाहे कर सकती है। मेरे शौहर के कहने के मुताबिक इस औरत ने इन पर बहुत जुल्म ढाए थे, इनसे इनके बाप को दूर कर दिया था। इनके हिस्से में किसी की मोहब्बत नहीं थी। वक्त का काम है गुजरना और इसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत से लोग जो एक वक्त में किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, अगले ही वक्त में हो सकता है कि सारे इख्तियारात इनके पास मौजूद हों। ऐसे ही कुछ इस घर में भी हुआ था। कल तक जो इख्तियारात इस औरत के पास थे वो आज मेरे शौहर के पास थे। अपने बाबा की मौत के बाद सारा बिजनेस मेरे शौहर ने संभाल लिया और इस घर में भी इसकी हुक्मरानी चलती थी। जबकि इस औरत को जब इस बात का अंदाजा हुआ था इसकी हुकूमत खत्म होने वाली है, तो इसने अपनी चालाकियां फौरन ही बंद कर दी थी और मेरे शौहर के हुक्म के मुताबिक इस घर में रहने लगी थी। इनका कहना था कि इन्होंने यहाँ इस घर में सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत रखा हुआ था और वो इसके अब्बा की बीवी थी। इसे इसके कमरे में जगह मिल गई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी इस औरत ने ठान ली थी कि मुझे इस घर से निकाल देगी। इसलिए वो मुझे भाग जाने का कहती कि कहीं इस घर में रहकर मैं अपनी जगह ना बना लूं, इस घर की मालकिन ना बन जाऊं। शौहर जो कि काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था, ऐसे में पूरे घर में इसकी मर्जी चल सकती थी। इसलिए वो ये सब कर रही थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहती थी और मुझे डरा कर इस घर से निकालना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं ये समझूं कि इस घर में कोई साया है और इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैंने अपना घर नहीं छोड़ा था। पूछने पर सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी। यही वजह थी कि मेरा शौहर इनको अहमियत नहीं देता था, ना ही इनके साथ ज्यादा बात करता था। इनके लिए काफी था कि इसे इस घर में रखा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपनी हरकतें ठीक नहीं की थी और मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की थी। जबकि मेरे शौहर का कहना था कि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने सारी जिंदगी जो इनके बाप के साथ किया था वही सब कुछ वो मेरे साथ करती, इसलिए इन्होंने इसे इसके रिश्तेदार के पास भेज दिया था। अब वो हमेशा वही रहने वाली थी। इस घर में इनकी कोई जगह नहीं थी। मेरे शौहर का कहना था कि ये घर पूरा मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, जिस तरह चाहे इस घर में रह सकती हूँ और कोई भी मेरी चीज इधर से उधर नहीं करेगा। हर चीज पर मेरा हक है। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि इस औरत को घर से निकाला जाए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हकीकत जानना
होना चाहती थी। मेरे अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े हुए थे। इन्होंने अपना काम दोबारा संभाल लिया। अम्मी और भाई की जिम्मेदारियां इन्होंने खुद संभाली थी, जबकि वो मेरे शौहर से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेते थे। इनका कहना था कि पहले इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, इनका बहुत एहसान है कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया था। मेरे शौहर वाकई में एक नरम दिल इंसान थे, वाकई में मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इनका कहना था कि मैं इन्हें उस वक्त से अच्छी लगती थी जब मैं पहली बार इनके ऑफिस में काम करने आई थी, लेकिन मुझसे शादी की बात करना इन्हें गैर मुनासिब लगता था। और फिर मालूम हुआ कि मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसी वजह से वो खामोश रहे थे। लेकिन जब इनको इस बात का इल्म हुआ कि मेरी शादी टूट गई थी, मुझे मदद की जरूरत थी, तो इन्होंने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया था। मेरे शौहर होने के साथ मेरे महसन भी हैं। मैं इनकी दिल से इज्जत करती हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार ही हमें धोखे मिले, ना ही ऐसा होता है कि हर बार कोई अमीर इंसान किसी गरीब से नफरत करे या इसका इस्तेमाल करे। कभी कभी कुछ लोग एहसास, मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी में भी किसी को अपना लेते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा, इस बात का ताल्लुक पैसे से हरगिज नहीं होता। कुछ लोग अमीर होने के बाद भी बहुत अच्छे और नेक होते हैं, जबकि कुछ लोग गरीब होने के बाद भी इतने अच्छे नहीं होते। इंसानों को पैसों की बजाय इनके अंदर से पहचानना शुरू करें। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।